जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास क्या है और इतिहास को पढ़ने का क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका इतिहास पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास क्या है, इतिहास की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इतिहास जो है वो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो आज की दुनिया को विकसित होने और वर्तमान के अतीत के बारे में जानकारी देता है। इतिहास दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान की शाखा है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ये सारे सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इतिहास के अंतर्गत दोस्तों हम आज की दुनिया को विकसित होने के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान के अतीत के बारे में हमें जानकारी मिलता है। अतीत मतलब आज से जो बीता हुआ समय है उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। दूसरा डेफिनेशन देखें तो इतिहास सिर्फ अतीत का अध्ययन नहीं है बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य की योजनाएं बनाकर अपने समाज और दुनिया को बेहतर बनाने का मार्गदर्शन देता है। इतिहास दोस्तों सिर्फ अतीत का अध्ययन नहीं है, ये आज के बारे में भी बताता है। आज को समझना है तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा और भविष्य की योजनाएं बनाने में भी ये आपको हेल्प करता है ताकि आप समाज और दुनिया को बेहतर बना सकें। तो ये डिफिनीशन हो गया। इतिहास की जनक की बात करें दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं इतिहास को पढ़ने से क्या फ़ायदा है, क्या महत्व है इसका। दोस्तों अगर आपको भारत का इतिहास व्यवस्थित रूप से और बेहतरीन जानकारी के साथ पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको भारत का इतिहास मिल जाएगा। और इतिहास को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, उसका क्या महत्व है, तो हम पहला पॉइंट देखें दोस्तों। इतिहास में क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होने के कारण एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए भी हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। तो जैसे आप एसएससी, रेलवे जैसे वनडे एग्ज़ाम देते हैं, अगर 125 प्रश्न में से आप देखेंगे तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलते हैं। अगर आप आईएएस जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन, 20 की क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलता है। पीसीएस में 150 क्वेश्चन में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मिलता है। तो एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होने के नाते भी आपको एग्ज़ाम पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरत है, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। और अगर आपका पेशा है टीचर है या आप इसमें बहुत इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भी आपको ये पढ़ना चाहिए। दूसरा जो फ़ायदा हो सकता है आपको, इतिहास हमें हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपरा, विरासत, पहचान के बारे में जानकारी देती है। ये हमारी जो समृद्ध संस्कृति है, जो हमारा लगभग हड़प्पा काल से पहले से समय से चला आ रहा है, जो 3500 साल पुरानी संस्कृति है, परंपरा है, विरासत है, जो हमें मिला है, नेचर से मिला है, हमारे पूर्वजों से मिला है, और आज हमारे भारत की जो पहचान है उसके बारे में जानकारी अर्जित करना है, उसके बारे में जानकारी बढ़ाना है, तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। हमें और हमारे समाज की जड़ों के प्रति जागरूक करता है। जैसे आप अपने बारे में जानने के लिए आपको अपने पीछे, अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं, अपने पीछे वाले समय को पढ़ते हैं। इसी तरह भारत को अगर समझना है, अगर हमारे समाज को समझना है तो आपको इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा, जो आपको इतिहास ही उपलब्ध करवाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे भारत जो है वो धर्म और दर्शन की भूमि रही है। यहाँ पे बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख धर्म का विकास हुआ है और ये हमें सहिष्णुता, करुणा, शांति का महत्व को सिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि बौद्ध और जैन, ये हिंदू जो सनातन परंपरा है, ये बहुत पहले, हज़ारों साल पहले ये डेवलप हुए हैं। बौद्ध को देखें तो लगभग आज से लेकर के 2500 साल पहले बौद्ध और जैन का उत्पत्ति होता है, इनका विकास होता है। और ये हमें अलग अलग जो है कि धर्म जो है हमें सहिष्णुता, करुणा और शांति के महत्व को सिखाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल के रूप में देखें तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं थी उसमें हमारी एक सिंधु घाटी सभ्यता थी। वैदिक युग, मौर्य, गुप्त, मुगल, ब्रिटिश शासन जैसे कालखंडों को समझने से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, विविधता में एकता की जागरूकता विकसित होती है। तो आप देखेंगे जो हमारा आज का कल्चर है, हमारा आज का भारत, आज का समाज है, और ये कोई एकाएक यहाँ तक नहीं पहुँच गया है। इसके बारे में जानने के लिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता, आज से लगभग 3500 साल पहले जो इसकी उत्पत्ति हुई है उसके बारे में, वहाँ से लेकर के वैदिक युग, मौर्य, गुप्त, अलग अलग कालखंडों को, गुप्त से लेकर मुगल, फिर उसके बाद ब्रिटिश कालखंडों को समझना पड़ेगा। जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है और हमारी डाइवर्सिटी, अलग अलग भाषा, अलग अलग त्यौहार है, इसके अलग अलग धर्म है, इसके बावजूद हम लोग कैसे एक इंद्रधनुषी रूप में, जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग मिल करके उसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं, उसी तरह से हमारे धर्म में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ज्योग्राफी है, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली है, अलग अलग त्यौहार हैं, कपड़े पहनना और
धर्म अलग अलग हैं, इसके बावजूद हम लोग एक इंद्रधनुषीय रूप में भारत को समृद्ध करते हैं। इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? इतिहास से मिलती है। इसलिए भी हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, ये इतिहास जो है विभिन्न घटनाओं और दृष्टिकोणों का विश्लेषण से तर्कशीलता और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। इतिहास के जो अलग अलग खंड हैं, उसकी घटनाओं, जो घटना घटित हुई है और अलग अलग एक दृष्टिकोण से आप उसको विश्लेषण करते हैं तो आपके अंदर तर्क करने की क्षमता डेवलप होती है। आप उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, उस समय छोटे छोटे राजा आपस में लड़ रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। इस टाइप का मतलब अगर वो एकता उनमें रही होती, या फिर मराठे साम्राज्य जो थे, वो अगर अन्य शासकों के साथ सहयोग करके एक समृद्ध जो साम्राज्य बनाते, बड़ा साम्राज्य बनाते हैं, तो शायद जो है हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन कभी नहीं जड़ जमा पाता। तो इस तरह से आप अपनी तर्क करने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण आपके अंदर डेवलप होता है, क्या सही है क्या गलत है। उदाहरण के रूप में देखें तो वर्तमान दुनिया से बाहर निकलकर अध्ययन करना पड़ता है। आपको आज की दुनिया से ना अलग हटके आपको अलग दृष्टि से देखना पड़ता है, अलग तरह से सोचना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर जो एंशियंट था, पाषाण काल जो था, उसमें देखें जहाँ आग नहीं थी, खेती नहीं थी, सड़क ना हो, फिर भी लोग वहाँ पे जीवन यापन करते थे। जंगल थे, बहुत सारे जानवर थे, वहाँ पे लोग किस तरह से आप वर्तमान दुनिया से निकल करके उनके बारे में एक कल्पना करके सोचते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से अपना जीवन संघर्ष किया होगा, किस तरह से अपने जीवन का विकास किया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरे लोगों के क्रियाकलाप, सोचने के तरीक़ों को समझना पड़ता है ना। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे कई चित्र मिले हैं, कई पेंटिंग मिली है। उस पर आपको उसको देखने से पता चलता है कि इनके क्या क्रियाकलाप रहे होंगे। पशुओं के फिगर बने हुए हैं, उस पर लोगों को नाचते हुए, त्यौहार मनाते हुए दिखाया गया है। तो आप अलग तरह से उनके बारे में सोचते हैं कि ये अलग अलग पेंटिंग क्या कह सकती हैं, क्या कहना चाहती हैं। तो आपके अंदर तर्कशीलता डेवलप होती है। अतीत भी कभी वर्तमान था और वर्तमान भी कभी इतिहास बन जाएगा। जो अतीत था कभी वो भी कभी वर्तमान था। जो समय बीत गए हैं वो भी कभी वर्तमान थे। आज जो वर्तमान है ये भी आज से 100, 200 साल, 400, 500 साल बाद इतिहास बन जाएगा, अतीत बन जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें एक हमें तर्कशीलता डेवलप होती है हमारे अंदर इतिहास पढ़ने से। आलोचनात्मक दृष्टिकोण डेवलप होता है। हम आगे देखें, इतिहास समाज के विकास, संघर्ष और बदलावों को समझने के लिए आवश्यक है। इतिहास हमें बताता है कि आज का समाज कैसे बना और भविष्य में इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इतिहास दोस्तों, आज का जो हमारा समाज है एकाएक यहाँ तक नहीं आ गया। जो हम देखते हैं ये एकाएक यहाँ नहीं आ गया। ये अलग अलग संघर्ष और अलग अलग बदलावों के फेज से गुजर के यहाँ तक आया है। इसकी जानकारी हमें इतिहास देता है। इतिहास हमें बताता है कि आज का समाज कैसे बना और हम भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम जो ऐतिहासिक घटनाएं जो बीती हैं उनसे हम सीख सकते हैं कि ये कदम उठाया तो ये परिणाम मिले हैं, ये कदम उठाया है तो ये परिणाम मिले हैं। तो हम अच्छे परिणामों की तरफ बढ़ सकते हैं अपने अतीत जो बीता हुआ समय है, बीते हुए जो घटना है उसके आधार पर। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे पूर्वजों ने संघर्ष और बलिदान से देश को आज़ाद कराया और हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का एहसास करवाया। एक समय था दोस्त कि हम हमारे अपने ही घरों में हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उनके अधीन थे। हमें ना बोलने की आज़ादी थी, ना कहीं घूमने की आज़ादी थी। बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे, गोरे में, कालों में, हमें अवसर नहीं दिया जाता था। तो इन सब सारी चीज़ों को हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको संघर्ष किया, इसको झेला। उनके इस संघर्ष ने हमें ये बताया कि इन अधिकारों और कर्तव्यों का क्या वैल्यू है और आज हमें बड़े आसानी से मिल गए हैं। इसके लिए बहुत ही संघर्ष लोगों ने किया है। हम आगे देखें तो इतिहास हमें राजनीति, अर्थशास्त्र, सामाजिक ढांचे की गलतियों और उपलब्धियों की जानकारी देकर वर्तमान समस्याओं को समाधान खोजने में मार्गदर्शन करता है। जो स्टेप उठाए गए हैं, जो अच्छे परिणाम आए हैं तो हम अच्छे की तरफ बढ़ेंगे। जो हमें नेगेटिव परिणाम दिए हैं हम उस तरफ नहीं बढ़ते हैं। और कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखें तो विश्व और भारत में हुए युद्धों से हम सीख करके वर्तमान समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान खोज सकते हैं। विश्व में देखें तो 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं। किस तरह से पावर की होड़ में 2 वर्ल्ड वार हुए और उसका अंत में क्या परिणाम हुआ। लोगों ने शांतिपूर्वक बैठ के बातचीत किया और एक समाधान निकाला। उसी तरह से आज हमास और इजराइल में युद्ध हो रहा है, रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। तो
इन सब पिछले की जो घटनाएं हैं, जो बीत चुकी घटनाएं हैं, जो गलतियां हुई हैं, किस तरह से समस्याओं का समाधान हमने किया है, उससे हम सीख करके आज की समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर सकते हैं। बात करें भारत में सदियों की सामाजिक बुराइयां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, असमानता का राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे सुधारकों के मार्ग के अनुसरण, उन्होंने जो सुधार दिया, जो रास्ता दिखाया, उसका लोग अनुसरण करते हैं, आज भी करते हैं। हमारे कानून उसके बेस पे बने, हमारे संविधान उनके मूल्यों पे बने हैं। तो जो सती प्रथा है, बाल विवाह है, कभी ऐसा था, आज भी कहीं ना कहीं बाल विवाह, जातिवाद और असमानता देखने को मिलता है। तो हमें इसके विरोध में भी कई सारे रास्ते दिखाए गए हैं, तो हम उन सब रास्तों को पे चल करके इन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। हम आगे बात करते हैं दोस्तों। इतिहास पढ़ने से ऐतिहासिक नायकों और घटनाओं से हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमारे जीवन में साहस और दृढ़ता लाता है, जो हमें देश में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारे नायक हुए और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो हमारे जीवन में साहस लाता है और दृढ़ता लाता है, कि ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के लिए योगदान करें। जैसे महात्मा बुद्ध का योगदान देख सकते हैं, उन्होंने किस तरह से एकता का संदेश दिया, सहिष्णुता, करुणा का संदेश दिया। अशोक ने भी इतना बड़े साम्राज्य का त्याग करके इतना बड़ा साम्राज्य बनाया और उसको भी त्याग दिया और एक शांति और सहिष्णुता, करुणा का प्रचार किया। गुरु तेग बहादुर जो बहादुरी का एक मिसाल हमारे सामने पेश करते हैं। अकबर जैसे महान शासक जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर के एक धर्मनिरपेक्ष शासन की तरफ आगे बढ़ें, इस तरह से हमारे सामने उदाहरण पेश किए। महाराणा प्रताप की वीरता, मंगल पांडे की वीरता, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों से लोहा लिया, उनको धूल चटाने का प्रयास किया। और भगत सिंह जैसे, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने एक क्रांतिकारी तरीके से देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। ये हमारे नायक हैं, हमारे नौजवानों के नायक हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खुदीराम बोस जो मात्र 18 साल की आयु में देश के लिए फांसी का फंदा पे चढ़ गए। लाला हरदयाल जो देश के बाहर रह करके, अमेरिका जैसे देशों में रह करके देश की आज़ादी के लिए अटूट मेहनत किया। और अब्दुल गफ्फार खां एक ऐसे क्षेत्र जो आज पाकिस्तान बना है, उत्तरी पाकिस्तान क्षेत्र से थे, ये एक अखंड भारत की कल्पना करते थे, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। और दादा भाई नौरोजी, इन्होंने इंग्लैंड में और भारत में भी बहुत ही संघर्ष के साथ देश को आज़ाद कराने और देश की जो आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। भीमराव अंबेडकर ने, इन्होंने संविधान में बहुत ही बड़ा रोल निभाया है और हमारे समाज में खास करके दलितों के लिए बहुत एक समानता का, सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ा। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के द्वारा सत्याग्रह के माध्यम से किस तरह से देश को आज़ाद करवाया और इनको सामाजिक योगदान, देश को आज़ाद कराने में योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम, ये महान वैज्ञानिक और एक महान राष्ट्रपति बने। इन सब के ये जो नायक हैं, इन्होंने अलग अलग घटनाओं में किस तरह से अपनी भूमिका निभाए हैं और इनसे हमें प्रेरणा मिलती है जिससे हम देश में योगदान कर सकें। इसके अतिरिक्त अमेरिका क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जो हमें बंधुत्व, भाईचारा और ये सिखाता है कि जब भी जहाँ जहाँ असमानता बढ़ी है वहाँ वहाँ क्रांति का रूप लिया है और वो एक भाईचारे का समाज में विकास किया है। चीन और रूस की क्रांति हमें सिखाती है कि समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के बारे में हमें जानकारी देती है। हम आगे बात करें तो इतिहास जो है, इतिहास विभिन्न देशों और संस्कृतियों की जानकारी देकर हमारे वैश्विक दृष्टिकोण को विस्तृत करता है, जो हमें विभिन्न समूहों, संस्कृतियों और विविधताओं का सम्मान करने और एक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना सिखाती है। इतिहास दोस्तों हमें अलग अलग देश में वहाँ पे एक अलग दृष्टिकोण है, उनकी अलग अलग कल्चर से हमें जानकारी देता है, अलग अलग कल्चर से हमें मिलवाता है, अलग अलग धर्मों से हमें उनकी जानकारी प्रदान करता है। इससे क्या होता है, अलग अलग देशों की अलग अलग जानकारी, अलग अलग डाइवर्सिटी को जानकारी होने से, अलग अलग धर्मों के बारे में जानकारी होने से हमें विभिन्न समूहों के बारे में, संस्कृतियों के बारे में, इतनी डाइवर्सिटी होने के प्रति भी उनके प्रति सम्मान करने और सम्मान का भाव उजागर करता है हमारे अंदर। मतलब लोग अलग अलग डाइवर्सिटी हो सकती है उनकी, फिर भी वो इंसान है, हमें उनकी
संस्कृति को मानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ये भाव हमारे अंदर एक वैश्विक दृष्टिकोण डेवलप करता है और एक हमें साझी और समृद्ध भविष्य का निर्माण करना सिखाता है। कैसे एक विविधता के साथ भी हम एक अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इतिहास से पता चलती है। कुछ उदाहरण से हम और देख लेते हैं। भारत का प्राचीन मार्ग देख सकते हैं, और जो भारत का प्राचीन मार्ग था जिसे रेशम मार्ग कहते थे, किस तरह से उसका यूज करके उस समय लोग व्यापार किया करते थे। हमारे सामान जो है सऊदी अरब या अरब कंट्री, जो अरब कंट्रीज़ हैं साथ और चाइना और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, हिंदी और चीनी जो क्षेत्र है, खास करके आसियान देशों में किस तरह से व्यापार होते थे, समुद्र के साथ कैसे व्यापार होते थे, इन सब के बारे में हमें इतिहास बताता है। साथ ही साथ दोस्तों सांस्कृतिक आदान प्रदान और इसका प्रभाव किस तरह से भारत का जो कल्चर है, भारत का जो धर्म है वो दूसरे देशों में पहुँचे, खासकर चाइना और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में बौद्ध धर्म और जापान तक फैला, और विभिन्न देशों में भारत का कल्चर किस तरह से फैला और उसका आज क्या प्रभाव है, ये आज हमें इसकी जानकारी इतिहास देता है। इसके अतिरिक्त बात करें दोस्तों, इतिहास में विज्ञान, गणित, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां रही हैं। ये हमें इनकी उपलब्धियों के बारे में बताता है कि इतिहास में दोस्तों प्राचीन काल से लेकर के आज तक जो आज हमें विज्ञान, गणित, चिकित्सा क्षेत्र इतना विकसित रूप में दिखाई देता है, एकाएक नहीं पहुंचा। इसके पीछे प्राचीन काल से लेकर के बहुत सारे विद्वानों का एफर्ट रहा है। जैसे आप देख सकते हैं भारत में आर्यभट्ट ने जो है खगोलीय और पृथ्वी और चंद्रमा की जो गतियों के बारे में अपना भविष्यवाणी बहुत पहले कर दिए थे, जो आज भी सत्य है। और चरक, सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक विद्वान रहे हैं हमारे देश में प्राचीन काल में। कणाद जी ने परमाणु बम जो का आविष्कार इन्होंने बहुत ही पहले कर दिया था। योग और आयुर्वेद ये हमारी बहुत ही प्राचीन कल्चर और धरोहर परंपरा रही है, जो आज ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो इन सब के बारे में हमें इतिहास में बहुत ही समृद्ध जानकारी मिलती है, तो इसलिए भी हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। आगे हम बात करें दोस्तों, इंसान का जीवन काल बहुत ही सीमित होता है, इसलिए खुद के जीवन से समस्याओं का बेहतर समाधान कर पाना मुश्किल है। हमारा एक आमतौर पे एक इंसान लगभग 70 साल के आसपास जीता है, उसी में सब कुछ प्रयोग करना, सही करना, गलत करना, ये थोड़ा सा ये समय बहुत कम पड़ता है। इसलिए दोस्तों ये वर्तमान और इतिहास में लोगों के जीवन, विचारों और घटनाओं से सीखने और व्यक्तिगत जीवन बेहतर करने और सफलताओं को प्राप्त करने का मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है। हमें दूसरों के आज वर्तमान में जो लोग हैं उनके जीवन से, विचारों और घटनाओं से सीख सकते हैं, और जो इतिहास में जो लोग हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से आज की समस्याओं का सामना करके उसका समस्याओं का समाधान निकाला है, उसके बारे में हम उनसे सीख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग, बौद्ध धर्म ने एक जीने का एक अलग मार्गदर्शन दिया है, गीता हमें एक अलग मार्गदर्शन देती है, इस्लाम धर्म और जीसस ईसाई धर्म में एक जीने का अलग ही मार्गदर्शन देता है। तो इस तरह से हम जीवन के दूसरों लोगों के जीवन से भी सीख सकते हैं और हम अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, पशुपालन हो, उद्योग क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में लोगों ने बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं। तो इन्होंने किस तरह से पहुँचे हैं, उनके जीवन से हम भी उन रास्तों को अपना करके उनकी ऊंचाइयों को, उस ऊंचाइयों तक सफल हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। मन की शांति के लिए अलग अलग धर्मों में और अलग अलग तरह से हमें लोगों ने बताया है कि किस तरह से हम मन को शांत कर सकते हैं। और नैतिक और अच्छे कर्म हमें अलग अलग धर्म सिखाते हैं, किस तरह से नैतिकता और अच्छे कर्म को हमें पालन उसका करना चाहिए, उन कर्मों के प्रति चलना चाहिए। तो ये बहुत कई चीज़ें हैं जो हमें इतिहास को पढ़ने से हमें फ़ायदा होता है। तो हमें एक इतिहास पढ़ने से बहुत सारी जानकारी होती है। एक लाइन में कहें तो जैसे हमें अपने बारे में पढ़ना है तो हम अपने बीते हुए समय को पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से हमारे भारत, हमारे देश, हमारे विश्व को पढ़ना है तो हमें आज से पीछे की घटनाओं को पढ़ना पड़ेगा। हमें वर्तमान को और भविष्य को अच्छा करना है तो हमें इतिहास से सीखना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इतिहास को अतीत के बारे में जानकारी कैसी होती है, इतिहासकार जो हैं उनको अतीत के बारे में जानकारी कैसे होती है। तो
जो इतिहास है ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, उसके पीछे उनकी बहुत अथक मेहनत है, अथक प्रयास है, उसके किसी बेस पे उन्होंने आज का इतिहास लिखा है। तो इतिहासकार जो है पूर्व में रहने वाले उनके द्वारा जो छोड़े गए सुराग थे, चिन्हों को जासूसों की तरह अध्ययन करने के बाद लिखा है। जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा जो सामान यूज करते थे, जो भी वो यूज करते थे, उन जो सुराग और चिन्ह छोड़े हैं उनको वो एक जासूस की तरह उनका अध्ययन करते हैं। जासूस किस तरह से अध्ययन करते हैं, उनके पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग एंगल को देख करके वो अपना दृष्टिकोण देते हैं, अपना व्यू देते हैं, उसके बेस पे इन्होंने इतिहास को लिखा है। तो कौन कौन से सुराग और चिन्ह उनको मिले हैं देख सकते हैं। मुझे पत्थर के औजार मिले हैं, प्राचीन काल में बात करें पत्थर के औजार मिले हैं, अलग अलग शेप के अलग अलग आकार के पत्थर के औजार मिले हैं, पौधों के अवशेष मिले हैं, हड्डियाँ, बर्तन, आभूषण मिले हैं, अलग अलग उपकरण मिले हैं। और लिखित सामग्री प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक हमें बहुत सारी लिखित सामग्री मिलती है, चाहे वो धर्म के लेकर के हो, जो यात्री आए उन्होंने लिखा है, और अलग अलग लेवल पे बहुत सारी लिखित सामग्रियाँ मिलती हैं, कई सारे चित्र मिलते हैं। आप देखेंगे हड़प्पा काल से लेकर के पाषाण काल में जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, वहाँ से लेकर के मुगल काल से लेकर के जो ब्रिटिश एरा है, वहाँ पे बहुत सारे चित्र और अभिलेख यहाँ पे हमें लिखित सामग्रियाँ मिलती हैं। और अभिलेखों की बात करें तो हमें अलग अलग राजाओं के शासनकाल में बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, उनके अलग अलग सिक्के मिले हैं, इमारतें मिली हैं प्राचीन काल से लेकर के। जैसे देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के जो तमिलनाडु तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक के क्षेत्रों में बहुत सारी इमारतें देखने को मिलती हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, और बहुत सारी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, और बहुत सारी लिखित सामग्री देखने को मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। तो इन सब के बेस पे उन्होंने इतिहास को लिखा है। तो इतिहास को लिखने में उन्होंने बहुत सारे मेहनत किए हैं। तो इस तरह से दोस्त हम इतिहास क्या है इसके बारे में देखा, इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहासकारों ने इतिहास को कैसे लिखा, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे आपको पहुँचाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको भारत का इतिहास को व्यवस्थित रूप से बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू, जय हिंद।